वैसे तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में बसे हजारों साल पुराने इस चुनारगढ़ किले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किला चंद्रकांता चुनारगढ़ किला के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो इस किले के निर्माण समय से लेकर अंग्रेजों के कब्जे तक यहाँ पर कुल मिलाकर 18 शासकों ने राज किया था, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात है और सोचने वाली बात है। और इन राजाओं के खजाने भी इसी किले के अंदर कहीं न कहीं गड़े होने का संभावना भी अक्सर जताई जाती है। तो कैमूर पर्वतमाला से घिरे हुए और गंगा के किनारे बने इस किले को हमेशा से ही रणनीति के तौर पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था और यहाँ शासन करने वाले राजा के लिए चुनार का किला जितना शान का प्रतीक बन गया था, उतना ही महत्वपूर्ण भी हो गया था। और इस किले के अंदर ही विजयगढ़ और नौगढ़ पहुंचने के लिए मुक्त सुरंगों का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ बने 16वां मंडप को साल 1333 में नेपाल नरेश चंदेवा ने खास अपनी बेटी के शादी के लिए बनवाया था। लेकिन विचित्र बात यह है कि यहाँ कभी भी कोई शादी नहीं करवाई गई। बताया जाता है कि इस इमारत के बाहर बेशकीमती हीरे जेवरात जड़े हुए थे, जिन्हें अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। किले के परिसर में ही एक 200 फीट गहरा कुआं भी है, जिसकी दीवारें पर किसी प्राचीन लिपि का चिन्ह पाए गए थे, जो कि इस कुएं को और भी ज़्यादा रहस्यमय बनाता है। आगे बढ़ते हुए तो हम आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस किले पर चौहान वंश के सूरवीर राजा पृथ्वीराज चौहान, सूर्यवंश के शेरशाह सूरी, मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, कलिंजर के मराठा और काशी नरेश, चैत सिंह समेत और भी कई शासकों का राज रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मित और आपका पसंदीदा चैनल लाइफस्टाइल वाइब अस्मित पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूं महाभारत कालीन से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक के साक्षी इस चुनारगढ़ के किले में, और इसकी इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चुनारगढ़ किला उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में चुनार नाम के प्राचीन शहर में स्थित है, जिसके वजह से इसको अब चुनार किला भी कहा जाता है। तो ये चुनार किला बनारस से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चंदौली से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग यूपी रोडवेज बस से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, चुनार स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर पड़ता है और ये बनारस, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता जैसे शहरों से काफ़ी अच्छे से जुड़ता है। यह जुड़ा हुआ है। अगर आप हवाई यात्रा करके यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा वाराणसी है, तो आप वाराणसी तक पहुँच सकते हैं और उसके बाद बस, ट्रेन या कैब करके चुनार तक पहुँच सकते हैं। तो गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा इस चुनारगढ़ का किला गंगा नदी के तट पर समुद्री तल से करीब 280 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। जब आप यहां पर पहुंचने वाले होंगे तो दूर से ही वहां पहाड़ी पर चुनार किला देखने शुरू हो जाएगा। तो कैमूर पर्वतमाला के नज़दीक बसा ये किला किसी जमाने में विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में ये उससे टूटकर अलग हो गया था। तो चलते चलते मैं आपको ये बता देता हूँ कि चुनार अपने किले के लिए जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ की हस्तकला यानी कि हैंडीक्राफ्ट भी बहुत प्रसिद्ध है। खासकर यहाँ के बने मूर्तियाँ और खिलौने और कप प्लेट, जो कि क्ले और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है और यहाँ से पूरी दुनिया में देश विदेश में भेजे जाते हैं। तो जब आप इस किले पर चढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा।
तो दाईं ओर में किले की दीवार और बाईं ओर में गंगा नदी के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते आप चुनार किले के मुख्य दीवार यानी कि मेन गेट पर पहुंच जाएंगे। वैसे तो वर्तमान में इस किले का प्रवेश द्वार ये सामने वाला गेट है, लेकिन किसी जमाने में मुख्य प्रवेश द्वार ये नहीं बल्कि इसी की दाईं ओर बना हुआ ये वाला दरवाजा हुआ करता था, जो कि बाद में बंद कर दिया गया था। इस दरवाजे के ऊपर मुगल बादशाह अकबर के समय के कुछ शिलालेख भी दिखाई देते हैं। इनमें साल 1586 यानी कि 1586 में अकबर का यहाँ होने का जिक्र किया गया है। तो आइए इस किले के अंदर प्रवेश करते हैं और जानते हैं इसका इतिहास, वास्तुकला और इससे जुड़ी कहानियाँ और तथ्यों के बारे में। चुनार काफ़ी लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था और क्योंकि यहाँ पर यूपीपीएससी भर्ती तैयारी ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है और यहाँ पर भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद रखा गया है, रखा जाता था, इसलिए नक्सलियों की नज़रें इस किले पर टिकी रहती थी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई साल पहले सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस कैंप लगा दिया था, जो कि ठीक सामने की तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ थोड़ा सा ही आगे बढ़ते ही आपको किले का दूसरा दरवाज़ा दिखाई देगा, जिसमें दोनों तरफ में स्तंभ यानी कि पिलर लगे हुए हैं या बने हुए हैं। तो इनके अंदर जो खाली जगह देख रहे हैं, इसमें सैनिक खड़े होकर किले की निगरानी करते थे। इस गेट से आगे बढ़ने पर दाईं ओर में भी कुछ इमारतें हैं, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। जमीन पर देखेंगे सीढ़ियों के साथ साथ, तो यहाँ जमीन पर देखेंगे सीढ़ियों के साथ साथ इस तरह की ग्रिप बनाई गई है या बनाई जाती थी, और इस ग्रिप से मिलते जुलते ग्रिप आगरा और बीकानेर के किले में भी मिल जाएंगे। इनको बनाने का मुख्य कारण ये होता था, राजा महाराजाओं और सैनिकों के हाथी घोड़े यहाँ पर चढ़ें आसानी से और उनकी ज़मीन पर पकड़ बनाने में कठिनाई ना हो और वे आसानी से ऊपर चढ़ जाएं या चढ़ सकें। ऐसे तो ये किला बहुत प्राचीन है, लेकिन चुनार के बुजुर्गों की मानी जाए तो जब भी चुनार नगर का भयंकर बाढ़ से सामना हुआ है, तो इसी किले में लोगों ने शरण ली है, क्योंकि यह किला काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है और इसकी खास बात यह है कि गंगा से सटे होने की वजह से गंगा का पानी किले से टकराकर उत्तर की तरफ चला जाता है और इसके बाद गंगा सीधे बनारस की तरफ चली जाती है। इससे पहले काशी और अब वाराणसी भी कहते हैं। तो किले के पहले भाग में प्रवेश करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस किले के चारों ओर में 10 से 12 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार दिखाई देगी, तो यहाँ के ही बलुइया पत्थर यानी कि सैंड स्टोन का इस्तेमाल कर बनाई गई है। और यहाँ बताया जाता है यह पत्थर मौर्य काल के समय से इस्तेमाल किया जाता था और चुनार में कभी भी कारीगरों की कमी नहीं रही है, इसीलिए इस किले को बनाने के लिए भी यहीं के स्थानीय कारीगरों का योगदान रहा है। तो सुरक्षा दीवार और किले के दीवार के बीच में यह खाई बनाई गई है, जिसको अंग्रेजी में मोड कहा जाता है। तो इसमें पानी भरकर मगरमच्छ छोड़ दिया जाता था, जिससे कि इस तरफ से कोई किले पर अटैक करने की कोशिश करे तो पहले इस खाई को पार करना पड़े। दूर से देखने में एक अजीब सा कौतूहल पैदा करता है, तो रहस्यमय और तिलस्मयी किलों में सांपों की मौजूदगी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर यहाँ आने वाले बहुत लोग इस बात से अनजान होते हैं कि इस किले में भी कुछ हिस्सों में भयंकर सांपों का बसेरा है। तो चुनारगढ़ के इस किले में सुरंगों और गहरे तहखानों का एक जाल सा बिछा हुआ है और यहाँ आने वाला हर एक इंसान यह जानने के लिए बेचैन रहता है कि इस किले में नीचे बंद तहखानों में आखिर क्या है।
यहाँ पर कुछ गुप्त सुरंगें ऐसी भी हैं जो इस किले को नौगढ़ और विजयगढ़ किले से जोड़ती हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अब सभी सुरंगों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो यहाँ इस गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद बाईं ओर में कुछ कक्ष दिखाई देंगे, जो कि किसी जमाने में सैनिकों के आवास के रूप में उपयोग में लाई जाते थे। और आप देखेंगे इन कक्षों का बनावट काफ़ी सुंदर प्रतीत होती है, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में वार्न हेस्टिंग ने इन कक्षों को कारागार यानी कि जेल के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही थी, तब इन कक्षों में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने वाले स्वतंत्र सेनानी को कैद करके रखा जाता था। इन कक्षों के बाहर तरफ आप देखेंगे कि उभरे हुए प्लेटफॉर्म पर नीचे जाती हुई कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये किसी जमाने में काल कोठरी हुआ करती थी, यानी कि जिन लोगों को भी मृत्यु दंड दिया जाता था उनको कुछ समय के लिए सबसे पहले इस काल कोठरी में बंद कर रखा जाता था। यहाँ पर आपको ये गोल से छेद नज़र आ रहे हैं। ये काल कोठरी में पर्याप्त मात्रा में रोशनी, ऑक्सीजन और खाना पहुँचाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन बाद में ये इस्तेमाल में नहीं आते थे और देख देख के अभाव में काल कोठरियों के अंदर में हजारों मात्रा में चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया और फिर इसी वजह से इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। और तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आला खंड के अनुसार सन 1029 यानी कि 1029 में राजा सहदेव ने चुनार को अपनी राजधानी बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने यहाँ के विंध्य पर्वत पर नैना योगिनी जी की प्रतिमा भी स्थापित करवाई थी और इसी वजह से किले को नैनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस किले ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और इसको अलग अलग शासन काल में बनवाया और तोड़ा गया है। तो राजा सहदेव के शासन काल के बाद कुछ समय बीत गया और फिर साल 1077 में चौहान वंश के सूरवीर राजा पृथ्वीराज चौहान ने इस किले को फतह करने के साथ ही साथ यहाँ के आसपास के गांव में भी बसावट की थी। गेजेटियर के अनुसार इस किले का संबंध नेपाल के राजा संदेवा से भी रहा है। राजा संदेवा की बेटी का नाम सोनवा जो कि बेहद खूबसूरत थी। राजा अपने बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से करना चाहते थे जो कि इतना बहादुर हो कि उनको हराने की क्षमता रखता हो। तो कुल मिलाकर 52 यानी कि 52 राजाओं ने ये प्रयास किया और वे सभी कोशिश में विफल हो गए और मार गिराए गए। इन सभी 52 राजाओं के सर काट दिए गए थे और फिर राजा संदेवा ने अपनी जीत की उपलक्ष्य में यहाँ पर 52 खंभों की छतरी बनवाई थी। तो ये जो सामने वाली इमारत देख रहे हैं, इसे कहा जाता है 16वां मंडक और इसको राजा संदेवा ने साल 1333 यानी कि 1333 में खास तौर पर अपनी बेटी के शादी के लिए बनवाया था। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि इस मंडप में कभी कोई शादी नहीं हुई, क्योंकि राजा की बेटी सोनवा की शादी होने से पहले ही मोहबा के राजा आला ने सोनवा का अपहरण कर लिया था। अपहरण करके वो सोनवा को मोहबा ले गए थे, लेकिन बाद में दोनों में प्रेम हो गया और दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। और आगे बढ़ते हैं तो चुनार का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है और आपको बता देता हूँ कि साल 1529 यानी कि 1529 में यहाँ मुग़ल बादशाह बाबर ने अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन यहाँ हुए कई आक्रमण के दौरान उनके बहुत से सैनिक मारे गए थे। सन 1532 यानी कि 1532 में शेर खान यानी कि शेर शाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए और चुनार में अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए एक के बाद एक यहाँ पर 2 विधवा महिलाओं से रणनीतिक शादियाँ की थी,
जिसके बाद महज 4 सालों के अंदर ही वो यहाँ पे इतना प्रभावशाली हो गया जो कि पॉसिबल नहीं था किसी और के लिए। लेकिन ये चुनार का किला शेरशाह सूरी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता था, क्योंकि अपने बंगाल युद्ध के दौरान वे अपनी हरम और खजानों को रोहतास में शिफ्ट कर चुके थे, पहुंचा चुके थे, जो कि अब बिहार राज्य में स्थित है। तो कुछ समय बीत गया और साल 1537 यानी कि 1537 में बाबर के बेटे हुमायूं ने आगरा से चुनार आने का फैसला लिया और 4 महीने तक घेराबंदी करके उन्होंने यहाँ पे कई बार लगातार आक्रमण किया। और फिर हुमायूं ने शेर खान के आगे प्रस्ताव रखा कि वो चुनार और जौनपुर पर अपना हक नहीं जमाएंगे, लेकिन उसके बदले में शेर खान को बंगाल के ऊपर से अपना अधिकार छोड़ना होगा, जो कि इस समय में शेर खान के कब्जे में था। यही नहीं बल्कि हुमायूं अपनी बहुमूल्य क्षेत्रीय सिंहासन और खजाना भी वापस चाहते थे, जो शेर खान अपने साथ बंगाल ले गए थे। हुमायूं की एक शर्त ये भी थी कि शेर खान को मुगल साम्राज्य के संरक्षण के अधीन रहना होगा। शेर खान के पास उस समय अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण कोई भी विकल्प नहीं बचा, इसलिए वो आखिरकार हुमायूं के दबाव में आ गए और उन्होंने हुमायूं के मर्जी के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन शेर खान ने इस चुनार के किले पर उस समय पर फिर से कब्जा कर, जब हुमायूं बंगाल की तरफ निकल चुके थे, बढ़ चुके थे, ऐसा वादा खिलाफी करना या बात न मानना उन दिनों आम बात हुआ करती थी। साल 1545 यानी कि 1545 में शेर खान की मृत्यु हो गई थी और फिर साल 1533 यानी कि 1553 तक ये किला उनके बेटे इस्लाम शाह के नियंत्रण में था। सूर्यवंश के आखिरी शासक शेरशाह सूरी रहे थे। उन्होंने 1556 यानी कि 1556 तक इस किले के भाग दौड़ हेमू यानी कि राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के हाथ में सौंप कर रखी थी। साल 1557 में आदिल शाह के मृत्यु के बाद एक बार फिर से मुगलों ने इस किले को हासिल कर लिया था और साल 1575 यानी कि 1575 में यहाँ मुगल बादशाह अकबर शिकार के लिए आए और उनको ये जगह रणनीतिक तौर पर काफ़ी पसंद आई, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी में होने वाले गतिविधियों के साथ ही साथ पूर्वी भारत में प्रवेश करने वाले पर भी नज़र रखी जा सकती थी। जहांगीर के समय में इफ्तियार खान और औरंगजेब के समय में मिर्ज़ा बैरम खान को इस किले का गवर्नर बनाया गया था। देश में जब मराठों का दबदबा चल रहा था, तब उन्होंने कलिंजर के घोड़सवार सेना को बनारस सूबे से चौथ उछलने के काम में उपयोग किया। तो मैं आपको बता देता हूं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में 1/4 राजस्व यानी कि 1/4 रेवेन्यू को जब भी किसी प्रजा से वसूला जाता था, तब उसे चौथ कहा जाता था। तब ये सूबा चुनार तक फैला हुआ था और 21 जनवरी 1794 के दिन चुनार युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों ने चुनार किले पर अपनी पूरी घोड़सवार सेना के साथ आक्रमण करके इस किले को अपने कब्जे में कर लिया था। जिसने भी युद्ध का प्रतिरोध किया उसे मार डाला गया और जो बचे भाग खड़े हुए। और उसके बाद मराठाओं ने सन 1804 में इस किले को बनारस के राजा जय सिंह को 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के एग्रीमेंट के साथ सौंप दिया था। तो ये था चुनारगढ़ का ऐतिहासिक किला और रोचक इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे ऐसी ही और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो
इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।